अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हमारे आज के लेक्चर में हमने मियोसिस की बाकी की फेजेस के बारे में पढ़ना है। और आज हम शुरू करेंगे मेटाफेज़ 1 से। तो आपने देखा था कि प्रोफेज़ 1 में किस तरह से सेगमेंट्स एक्सचेंज हो जाते हैं, क्रोमोसोम कंडेंस हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर करते हैं और उनके जोड़े बन जाते हैं। अब मेटाफेज़ 1 में जो कि इस जो फेज़ है उसकी शुरुआत है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाती है। स्पिंडल फाइबर्स बनना शुरू हो जाते हैं। काइनेटोकोर फाइबर जो है वो काइनेटोकोर के साथ अटैच होना शुरू हो जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम पर दोनों तरफ से। और जो हर बाईवेलेंट है जिसमें टोटल 4 क्रोमेटिड्स हैं वो इक्वेटर पर इकट्ठे हो जाते हैं। द सिस्टर क्रोमेटिड्स ऑफ इंडिविजुअल क्रोमोसोम इन बाईवेलेंट बिहेव एज अ यूनिट। तो जो सिस्टर क्रोमेटिड जितने भी हैं वो बाईवेलेंट में टोटल 4 की तादाद में हैं। ये एक यूनिट के तौर पर बिहेव करते हैं कि जैसे ये इकट्ठे हैं। एनाफेज 1 में काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट एंड स्पिंडल और पोल फाइबर्स एलोंगेट। काइनेटोकोर फाइबर्स खींचते हैं और स्पिंडल फाइबर्स अपने आप को सेपरेट कर लेते हैं, जिसकी वजह से सारे जो इंडिविजुअल क्रोमोसोम्स होते हैं जो कि दोनों तरफ से जुड़े होते हैं उनमें खिंचाव पैदा होता है और वो अलग-अलग होना शुरू हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल्स की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। इट मे बी नोटेड हेयर दैट इन कंट्रास्ट टू एनाफेज ऑफ माइटोसिस सिस्टर क्रोमेटिड्स आर नॉट सेपरेटेड। अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो एक ही क्रोमोसोम का हिस्सा हैं वो अलग नहीं होते। सो दिस इज़ एक्चुअली रिडक्शन फेज बिकॉज ईच पोल रिसीव्स हाफ ऑफ द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। तो इसमें इस फेज़ को रिडक्शन फेज इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें क्रोमोसोम का नंबर असल में आधा हो जाता है और क्रोमोसोम जो कि होमोलोगस क्रोमोसोम जोड़े की शक्ल में थे वो अलग अलग हो जाते हैं। अब हम बात करते हैं टीलोफेज 1 की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बनना शुरू हो जाती है। दोनों कॉर्नर्स पर क्रोमोसोम्स के सेट जो हैं वो पोल्स पर इकट्ठे हो जाते हैं। न्यूक्लियोलाई दोबारा नज़र आना शुरू हो जाता है, न्यूक्लियस नज़र आना शुरू हो जाता है और हर न्यूक्लियस के अंदर हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो इकट्ठा हो जाता है। बाद में साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड करने लगता है और जैसे ही पहली मियोटिक डिवीजन जो है वो ख़त्म होने लगती है तो ये चीज़ कंप्लीशन की तरफ जाती है। इट इज़ ऑल्सो टू बी नोटेड दैट क्रोमोसोम में डिकंडेंस ड्यूरिंग दिस लेट फेज। ऐसा भी होता है कि इस फेज़ के एंड पर क्रोमोसोम दोबारा से डीकॉन्डेंस यानी खुलना शुरू हो जाते हैं और उनकी कॉइलिंग थोड़ी सी ओपन अप हो जाती है। अब हम देखेंगे मियोसिस 2 जो कि अगला हिस्सा है। आफ्टर टीलोफेज 1-2 डॉटर सेल्स एक्सपीरियंस स्मॉल इंटरफेस। पहली मियोसिस 1 के बाद जो 2 डॉटर सेल बने हैं हर सेल थोड़ा सा इंटरफेस का गैप लेता है जिसमें वो सिंथेसिस के प्रोसेस से गुजरता है और बाकी की तैयारियों को मुकम्मल करते हैं। उसके बाद एक जो अहम चीज़ है, इन कंट्रास्ट टू इंटरफेस ऑफ माइटोसिस देयर इज़ नो रेप्लिकेशन ऑफ क्रोमोसोम। इसमें क्रोमोसोम्स की रेप्लिकेशन नहीं होती क्योंकि क्रोमोसोम्स का जो नंबर है उसको मेंटेन नहीं करना डिप्लॉयड, इसलिए रेप्लिकेशन की ज़रूरत नहीं है बल्कि क्रोमोसोम का नंबर हाफ कर देना है। तो मियोसिस 2 जो है उसमें प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2 बिल्कुल वैसी होती हैं जैसे माइटोसिस में होती हैं। फिर उसके बाद क्रोमोसोम जो कि कंडेंस हुए थे माइटोटिक अपरेटस दोबारा बनता है, क्रोमोसोम्स दोबारा इक्वेटर पे इकट्ठे होते हैं। इस बार जो इंडिविजुअल पूरा क्रोमेटिड होता है वो पूरे का पूरा एक दूसरे से जुदा हो जाता है। न्यूक्लियोलाई आहिस्ता आहिस्ता दोबारा बनना शुरू हो जाते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाती है और उसके बाद साइटोप्लाज्म की डिवीजन शुरू हो जाती है जिसे साइटोकाइनेसिस कहते हैं। और जब साइटोकाइनेसिस हो जाती है तो टोटल 4 सेल बनते हैं जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हैप्लॉइड होते हैं और हर जो क्रोमेटिड है वो एक पूरे क्रोमोसोम के तौर पर बिहेव करता है क्योंकि उस पर जीन तो मौजूद है लेकिन ज़ाहिरी बात है जीन की ऑल्टरनेटिव फॉर्म अलील की शक्ल में उस पर मौजूद। अब हमने देखनी है कि मायोसिस की इम्पोर्टेंस क्या है। क्रॉसिंग ओवर मियोसिस में होती है जो कि माइटोसिस में नहीं होती। रैंडम असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स आर 2 सिग्निफिकेंट हैपनिंग्स ऑफ मियोसिस। जो क्रोमोसोम होते हैं वो एक दूसरे से अलहदा इंडिपेंडेंट असॉर्ट जुदा हो जाते हैं और अलग अलग क्रोमोसोम में चले जाते हैं। क्रॉसिंग ओवर के दौरान पेरेंट क्रोमोसोम एक दूसरे के सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर देते हैं जिसकी वजह से रिकॉम्बिनेशन जो है वो जेनेटिक वेरिएबिलिटी को लीड करता है। एट द सेम टाइम ड्यूरिंग एनाफेज द सेपरेशन ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम इज रैंडम। इसी तरह होमोलोगस क्रोमोसोम की जो सेपरेशन होती है वो भी खुद ही होती है जिसकी वजह से कई तरह के गैमेट्स बनते हैं। कई तरह के गैमेट्स बनने की वजह से उनमें कई तरह का जेनेटिक वेरिएबिलिटी आती है
और जो गैमेट्स आपस में मिलाप कर लेते हैं, फिर यही वजह है कि उनमें मुख्तलिफ करेक्टरिस्टिक्स की मिक्सिंग हो जाती है। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेल पेरेंट से आ जाता है और हाफ क्रोमोसोम नंबर जो है वो फीमेल पेरेंट से आ जाता है। इन वेरिएशन की वजह से नई आने वाली नस्ल में जो जिनोम मुंतकिल होता है, पूरी की पूरी जीन्स की एग्रीगेशन मुंतकिल होती है, उसमें बहुत सारी वेरिएशंस आती हैं। दीज वेरिएशंस आर नॉट ओनली द बेस ऑफ एवोल्यूशन, ये एवोल्यूशन के अमल के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, बल्कि ये इंडिविजुअल को भी मखसूस बनाती हैं, ख़ास बना देती हैं और मखसूस किरदारों का हामिल बना देती हैं। इसीलिए दुनिया में कोई भी दो जानदार एक जैसे नहीं होते। इसी की यही मिसाल है कि जो बहुत मिलते जुलते माँ बाप हैं, जैसे कि कज़न मैरिज में भी आप देखते हैं, तो जो उनसे आने वाले बच्चे दुनिया में वजूद में आते हैं वो भी एक दूसरे से मिलते जुलते नहीं हैं, आइडेंटिकल, यानी कि एक दूसरे के बिल्कुल सेम नहीं होते। सो मियोसिस जो है ये सेक्सुअल सेल्स में होती है, गैमेट फॉर्मेशन कराती है, ये पौधों के अंदर स्पोर फॉर्मेशन करती है, और ये एनिमल्स के अंदर गैमेट्स को पैदा करती है, यानी स्पर्म और एग को। फर्टिलाइजेशन की नतीजे में दोनों जो गैमेट्स बनते हैं उनके मिलाप से एक नया सेल आता है, जिसे ज़ाइगोट कहते हैं, जिसमें डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम इकट्ठा और वापस मिल जाता है। सो मियोसिस हैड बीन द प्रोसेस, द क्रोमोसोम नंबर में हैव बीन डबल्ड आफ्टर एवरी जनरेशन। अगर मियोसिस ना होती तो क्रोमोसोम का नंबर, क्योंकि रेप्लिकेट होता है हर बार, जैसे माइटोसिस में हुआ था, तो यहाँ पे भी हो जाता, और जो क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहना चाहिए नस्ल दर नस्ल वो ना हो पाता, इसलिए मियोसिस बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो मियोसिस इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि क्रोमोसोम का नंबर नस्ल दर नस्ल मुंतकिल जब होता है तो सेम रहता है। मियोटिक एरर्स, अब हमने बात करनी है मियोसिस के दरमियान होने वाले कुछ ऐसी गलतियों की जिससे कोई प्रॉब्लम नई आने वाली नस्ल को मुंतकिल हो सकती है। और इसमें से सबसे पहली है नॉन डिसजंक्शन। मियोसिस एक पूरा तरतीब से होने वाला प्रोसेस है जो कि हर फेज़ को सही तरीके से ख़त्म होने में मदद देता है, और रिज़ल्ट जो होते हैं वो उसके अनएक्सपेक्टेड होते हैं अगर कहीं अबनॉर्मेलिटी हो जाए। वन सच एबनॉर्मेलिटी इज़ क्रोमोसोमल नॉन डिसजंक्शन इन विच क्रोमोसोम फेल टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज एंड टीलोफेज। अगर क्रोमोसोम तकसीम के अमल के दौरान दोनों क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ जुदा ना हों, बल्कि दोनों ही इकट्ठे एक सेल में चले जाएं, तो इसके नतीजे में बनने वाला जो गैमेट होगा उसमें या तो एक क्रोमोसोम ज़ायदा आ जाएगा या एक क्रोमोसोम कम आ जाएगा। दिस रिजल्ट्स आइदर इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगर एक क्रोमोसोम ज़ायदा आ गया तो उस पर मौजूद सारे जीन्स एक्स्ट्रा कॉपी होगी जो कि कोई सिंड्रोम कॉज कर सकती हैं, और अगर इसमें क्रोमोसोम एक कम चला गया है तो ज़ाहिरी बात है उस क्रोमोसोम पर मौजूद जितने जीन्स होंगे वो होंगे नहीं और वो अपने फंक्शन को परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। इसके नतीजे में फ़िज़िकल, सोशल, मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा होंगे जो कि एक जानदार की नॉर्मल ज़िंदगी के लिए बहुत हैम्परिंग करेंगे, रुकावट पैदा करेंगे, और ऐसा इंसान जो है वो नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजार सकेगा। और अगर नॉन डिसजंक्शन सेक्स क्रोमोसोम में हो रही है तो फिर बात और भी ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, क्योंकि उसे हम ना मेल में कंसीडर कर सकेंगे ना फीमेल में कंसीडर कर सकेंगे। अब हमने कुछ बीमारियों के बारे में पढ़ना है, इनके नाम हमने पहले भी सुने थे, अब हमने इनको डिटेल में पढ़ना है कि ये क्या है। डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को मोंगोलिज्म भी कहते हैं। इट इज़ वन ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन इन मैन। इसमें उन क्रोमोसोम्स के अंदर नॉन डिसजंक्शन होती है जिनका सेक्स बनाने से कोई ताल्लुक नहीं है, यानी एक्स और वाई क्रोमोसोम नहीं होते, बल्कि बाकी के जो 44 क्रोमोसोम है उनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब उन कोई सा में से अगर क्रोमोसोम नंबर 21 जो है वो सेग्रीगेट ना हो तो डाउन सिंड्रोम जो है वो रिज़ल्ट हो जाएगा, और क्रोमोसोम जो है वो 24 गैमेट में हो जाएंगे, हालांकि होने 23 चाहिए थे। When this gamete fertilizes normal gamete, the new individual will have 47 number of chromosome. अब इसमें एक क्रोमोसोम नंबर जो है वो एक्स्ट्रा आ गया है, डिप्लॉयड नंबर होता है 46, 23 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करें तो 46 हो जाता है, और अगर उसमें एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो नंबर 47 पे चला जाएगा। नॉन डिसजंक्शन जो है वो एग के थ्रू भी हो सकती है, और इसका लिंक देखा गया है एज ऑफ मदर के थ्रू। The chances of teenage mother having Down syndrome child is 1 in many thousands. Of 40 years old mother 1 in 100 chances. By 45 the risk is 3 times greater.
तो मदर की जो एज है वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है।